हेलो। क्या एक कपोल कल्पना है या इसे हकीकत में बनाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है? यह समझने की बात है। मुझे यदि यह हकीकत में हम हासिल कर सकते हैं, तो इसे बतौर अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मित्रों, मैं मैथिली शरण गुप्त, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस रिफॉर्म, मध्य प्रदेश हूं और पुलिस में मूल-चूल सुधार लाना मेरी पदीय जिम्मेवारी है। मैं 2017 से नेशनल पुलिस मिशन, जो कि रेलवे से संबंधित था, उस पर काम कर रहा था और 2019 से हमने अपराध मुक्त भारत एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में जो है बीपीआरएनडी ने इसे स्वीकार किया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसका पीयर रिव्यू भी हुआ है। मेरा आप लोग से कहना है कि यदि यह अपराध मुक्त भारत वास्तविकता में संभव है, तो इसे आपके हक के बतौर क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान की धारा 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट आपको अवेलेबल है, जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का मूल अधिकार। हमारी उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस अधिकार को का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस लाइक ए और मेयर लाइक एनिमल। तो एक पशु जैसा एग्जिस्टेंस जो है, वो जो है इसका राइट टू लाइफ नहीं बनता है। इसका राइट टू लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव शरीर का हमें जीने का अधिकार। और फिर मानव सरीके में उन्होंने उसको राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, ये सब जो है चीजों को परोस करके उन्होंने आपका मूलभूत अधिकार बनाया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूं कि जब तक हम इसे सेफ्टी और सिक्योरिटी तक एक्सटेंड नहीं करेंगे, जब तक हम इसे आम व्यक्ति की सुरक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तो एक असुरक्षित व्यक्ति कभी भी एक अच्छी जिंदगी को ना तो महसूस कर सकता है, ना जी सकता है। लिहाजा यह समय आ गया है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तक एक्सटेंड करे। आपको विदित भी है कि आपको सुरक्षा देना शासन की मौलिक जिम्मेवारी है, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके पूर्णतः भिन्न है। जब आप थाने जाते हैं तो एफआईआर लिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक आप किसी सक्षम व्यक्ति को नहीं जानते हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी एफआईआर ना लिखी जाए और वहां पे कोई हवलदार महोदय हैं, वो आपको बेइज्जती के साथ भगा देंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, शासन ने, अधिकारियों ने ढेर सारे निर्देश जारी किए, लेकिन क्या आपको कुछ हासिल हुआ? क्या आपकी एफआईआर लिखी जा रही है? और जब आपकी एफआईआर लिखना भी अपने आप में एक चुनौती बन गया है, ऐसे हालातों में क्या अपराध मुक्त भारत की बात करना बेमानी नहीं है? लिहाजा अपराध मुक्त भारत आपको 5 जो है सर्टेनिटीज दे रहा है, 5 निश्चितताएं दे रहा है, 5 चीजें आपके लिए सुनिश्चित करेगा। पहली सुनिश्चितता है, पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम।
अब आपको ताज्जुब होगा कि साहब ये सर्टेनिटी कैसे हासिल होगी? इस सर्टेनिटी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए एक लवादा बनाया गया है, जिसमें यदि आप थाने जाके रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए हैं, माइक्रोफोन लगा के उसको जो है एक ईएफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक नियम बनाया जा सकता है कि थाना प्रभारी जब भी जनता को सुने तो उसी कैमरे और माइक्रोफोन के तहत सुने और बैकएंड इंटेलिजेंस उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दे। इससे जो है थानेदार लिखने की जो है ना चुनौती से भी बच जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी हो जाएगी। यही कार्रवाई हम जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल 100 नंबर गाड़ी में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हमने जो पोर्टल्स और ऐप और वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाई है वो भी जो है इसी अधिकार को जो है उसको फलीभूत करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप आसानी से एफआईआर दर्ज कर पाएंगे। बैकएंड इंटेलिजेंस आपसे चैटबॉट के तहत, आपसे एनिमेटेड फिगर के तहत आपसे बात करेगी और कम्युनिटी वॉलंटियर के माध्यम से आपसे बात की जाएगी और आपके एफआईआर का पूरा कंटेंट जो है वो उसमें आपसे बातचीत करके निकाला जाएगा और इसमें पीछे इतनी ताकत होगी कि वो अपराध के सभी एट्रीब्यूट्स को आपसे बातचीत करके निकाल पाएंगे और उसमें सही धाराएं लगा पाएंगे। आज यदि हमारे द्वारा लिखी गई आप एफआईआर देखें, हमारे अधिकारियों के द्वारा लिखी हुई एफआईआर देखें, तो कई बार जो उनका जो मजनून होता है और जो धाराएं लगाई जाती हैं, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं होता है, उसमें कोई मेलजोल नहीं होता है और जिन अपराधों की वो धाराएं लगाते हैं, एफआईआर में उसके पूरे एट्रीब्यूट्स को भी बाहर निकाल के नहीं लाते हैं। फिर एक बार जो है ना एफआईआर का संज्ञेय अपराध की पूरी बात सामने आ गई, देन सवाल उठता है कि एफआईआर बनाने के लिए उसमें दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है। एक होती है कि उसमें फरियादी के हस्ताक्षर हो या विक्टिम के हस्ताक्षर हो और दूसरा हस्ताक्षर जो है ना थाना प्रभारी के हो। जब तक ये दोनों सिग्नेचर उसमें नहीं डाले जाते हैं तब तक वो एफआईआर नहीं बन सकती है। इट इज नॉट ए लीगली एक्सेप्टेड एफआईआर। तो चाहे वो कियोस्क हो, चाहे वो वेब पोर्टल हो घर पे बैठ के, चाहे ऐप हो, चाहे कम्युनिटी ऐप हो या वर्चुअल पुलिस स्टेशन हो, सभी में जब एक बार एफआईआर का मजनून आने के बाद, उसके एट्रीब्यूट्स आने के बाद, वो सिस्टम उसी ऐप के माध्यम से आपको 4 तरीके के सिग्नेचर करने का मौका उसमें दे रहा है। पहला, वो आपका फोटो लेगा एंड उस फोटो को डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट करेगा और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, हैश वैल्यू से और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट विल बिकम योर फर्स्ट फोटो सिग्नेचर। देन ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपने हस्ताक्षर जो ऑप्टिकल सिग्नेचर है वो करिए और वो आप उसे फोन के स्क्रीन पे ही कर पाएंगे और उसको भी वो उसी तरीके से डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट कर देगा, हैश वैल्यू के साथ प्रोटेक्ट कर देगा और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर देगा। तीसरा, आधार नंबर, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर एंड चौथा वर्चुअल डिजिटल सिग्नेचर। इस तरीके से 4 सिग्नेचर का उसमें वो होगा, प्रावधान होगा। तो जब हमने इसमें बात की तो पीयर ग्रुप में हमारे एक साथी ने कहा कि साहब आधार नंबर तो आपसे जो है डाटाबेस शेयर नहीं करेगा तो आप ये कैसे कर पाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं किसी डाटाबेस को सेव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसका डाटाबेस नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम उसके डाटाबेस में कोई रुचि है। आधार बेस्ड जो है डिजिटल वेरिफिकेशन एक पब्लिक फैसिलिटी है, वो बाकी दुनिया को अवेलेबल है, हमको भी अवेलेबल हो जाएगी। इसमें कोई किसी तरीके की गोपनीयता, किसी तरीके की प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम अपने तौर पर आधार बेस्ड जो ना सिग्नेचर को कंपलसरी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम उसे कंपलसरी करते हैं तो एक प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग जिनके पास किसी भी कारण से आधार नंबर नहीं है, हमें उन्हें वंचित करना होगा। और दूसरा जो है, जो विदेशी लोग हैं जो कि इंडिया आए हुए हैं, उनके साथ कोई अपराध घटित हुआ है और यदि उन्हें रिपोर्ट करना है तो वो भी अपनी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
लिहाजा आधार बेस्ड जो है ओटीपी डिजिटल सिग्नेचर ये कंपल्सरी नहीं किया जाएगा, ये औपचारिक रहेगा, ये जो है ना वैसा नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्चुअल सिग्नेचर की। तो इसी तरीके से एक वर्चुअल सिग्नेचर का फंडा आया है, तो जहां पर आधार बेस्ड सिग्नेचर नहीं होगा वहां पे हम वर्चुअल सिग्नेचर का यूज करेंगे। और अब हमारी एफआईआर दो पार्ट में बट गई है। एक एफआईआर हमारी वो है जिसमें कि हम उसका मजनून आ गया है और हमारे विक्टिम या फरियादी के हस्ताक्षर भी आ गए हैं। अब इसमें दूसरी चुनौती है कि थाना प्रभारी के हस्ताक्षर जब तक नहीं आएंगे तब तक ये लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। हमारे कुछ मित्रों का कहना था कि साहब जो है ना आप थानेदार को कैसे फोर्स कर सकते हो, भाई उसका सेटिस्फेक्शन और उसका वो भी बहुत जरूरी है। तो हमने कहा हम उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हमने इसके बारे में प्रेजेंटेशन डायरेक्टर एनसीआरबी को दिया तो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट की कि सर क्या आप अपनी एफआईआर को सिटीजन पोर्टल के माध्यम से हमारे सीसीटीएनएस में भेज सकते हैं क्या? तो एक बड़ी कृपा आपकी होगी। और उन्होंने मुझे एक फॉर्मल चिट्ठी भी लिखी कि साहब इस बारे में आप मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो पेश करिए। सो इट वाज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज टू मी, क्योंकि तब तक मेरा खुद का ये मानना था कि सीसीटीएनएस ने अपने आप को चारों तरफ से बंद करके रखा है और उसमें ओपननेस बिल्कुल नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्टर एनसीआरबी ये एक बहुत ही प्लेजेंट, एक बहुत ही सुखद जो है ना मुझे आश्चर्य था। और हमने उस आश्चर्य का जो है ना उसका फायदा उठाते हुए अब वो सब जो है ना ताना बाना बुन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी हम इसको सिटीजन पोर्टल के माध्यम से थाना प्रभारी के पोर्टल पे पहुंचेंगे डायरेक्टली। और जैसे ही वो हस्ताक्षर कर देता है ये फॉर्मल एफआईआर जो है बन जाएगी और ये ऐप के माध्यम से बैक ट्रेवल होके थाना प्रभारी को उसको विक्टिम को उसके ऐप में ही अवेलेबल हो जाएगी। उसे इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से जो एफआईआर होगी वो पुलिस की एफआईआर से ज्यादा कानूनी तौर पर मजबूत होगी। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि पुलिस जो है कानूनी रूप से थोड़ी सी कमजोर बनाई गई है। पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है 161 के तहत वो हस्ताक्षरित नहीं होते हैं और उन्हें कोर्ट में जो है केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। करोबरेशन के लिए पुलिस के द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को यूज नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जो कॉन्फेशन होता है वो एविडेंस की धारा 25 के तहत जो है जो कॉन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं होता है। और कानून ने थोड़ी सी एक विंडो दी है कि कॉन्फेशन का वो हिस्सा जिससे किसी नए फैक्ट की जानकारी मिले उतना पार्ट केवल जो है ना सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के तहत वो एडमिसिबल होगा। लिहाजा यदि हम कम्युनिटी वॉलंटियर को यूज करते हैं तो पावरफुल सिस्टम होगा। हमें एक एडिशनल इंडिपेंडेंट विटनेस मिलेगा कि उस समय फरियादी के हालात कैसे थे, इमोशनल और फिजिकल। उसको यदि कोई चोटें हैं तो उन चोटों को भी हम कैप्चर कर पाएंगे। और वो दूर से बिना इंटरफेयर किए हुए जितने जो है ना साक्ष्य कैप्चर कर सकता है, सीन ऑफ फोटोग्राफी कर सकता है, तो वो सब भी वो कम्युनिटी ऐप से कर पाएगा। और कम्युनिटी ऐप से कैप्चर की गई हर चीज जो है वो लीगली ग्राह्य होगी, क्योंकि उसे उसी बेस समय पर जो है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा डेट एंड टाइम लोकेशन के साथ। एंड देन इट विल बी पुश टू द सीसीटीएनएस एंड इट विल बी पुश टू द कोर्ट एंड विल बी पुश टू एवरीबॉडी। एंड यदि मान लो उसने इंजरीज के फोटो लिए हैं तो वो मेडिकल ऑफिसर के पास पहुंच जाएंगे। और इस ऐप में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वो बहुत एडवांस फोटोग्राफी कर पाएगा और इवन वो उसका मेजरमेंट भी इंजुरी का ले पाएगा, उसकी डेप्थ भी ले पाएगा और बैकएंड इंटेलिजेंस इवन लेसरटेट और कट वुंड में भी डिफरेंशिएट कर पाएगी। तो जब ये चीज जो है हम डॉक्टर के पास भी भेजेंगे तो डॉक्टर भी फिजूल की रिपोर्ट देने का उसका लीवे है वो काफी हद तक बंद हो जाएगा। अदरवाइज इफ ही गिव्स सम काइंड ऑफ द रॉन्ग रिपोर्ट he will be legally liable for giving that kind of wrong report. अब सीसीटीएनएस के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से मैंने इसको लॉन्च करा दिया सीसीटीएनएस पोर्टल पे थानेदार पे। अब
लोगों ने मुझसे कहा कि साहब जो है ना आप थानेदार को कैसे फोर्स कर सकते हैं, तो हमने कहा नहीं हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, हमारा ऐसी कोई नियत नहीं है। उसको पूरा अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाने दिया जाए, बट उसको ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिस्पॉन्सिबली लगाना पड़ेगी। इट कैन नॉट बी हिज arbitrariness, इट कैन नॉट बी हियर हिज sheer discretion. It is a time has come that he should take a responsible behavior. और कई बार जो हम डिस्क्रिशन को बहुत रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, डिस्क्रिशन का मतलब है डिस्क्रीट डिसीजन, और डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकपूर्ण डिसीजन। हमने उसको डिस्क्रिशन को प्लेजर डॉक्ट्राइन से बांध दिया, उसका सही अर्थ प्लेजर डॉक्ट्राइन का नहीं है। सो यदि किसी कारण से थाना प्रभारी ये महसूस करता है कि इस प्रकरण में एफआईआर नहीं बनती है, तो उसे अपने रीजन लिखना पड़ेंगे, और वो रीजन लिखे के जैसे ही उसको लॉक करेगा, वो सिस्टम उसको ले जाके एसपी के डेस्कटॉप पर लेके जाएगा। और एसपी को कानूनी रूप से ये जिम्मेवारी दी गई है कि जो रिपोर्ट थानेदार ना लिखे, एसपी तक उसको पहुंचाया जाए, और एसपी उसमें यदि एफआईआर बनती है तो वो एफआईआर जो है ना उसको की कार्रवाई करेगा, और या तो उसकी वो खुद जांच कर सकता है, या उसकी जांच वो किसी भी अधिकारी को दे सकता है, और जिस अधिकारी को वो जांच या विवेचना देगा, उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अब अज्यूम करिए कि एसपी किसी हवलदार को ये विवेचना देता है, तो वो हवलदार को थाना प्रभारी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, और उसे जाके थानेदार से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अंडर हिज सिग्नेचर ही कैन फाइल इवन चालान ऑल्सो। अब अपन 154(3) में जो है ना एसपी को इस जिम्मेवारी निर्वहन का जो है पूरा मौका दिया जाएगा। अब हम मानते हैं कि चलिए एसपी भी किसी दबाव में है, या और कोई कारण है, या उसके पास कोई उचित कारण है, तो वो अपने उचित कारण लिख के ही कैन आल्सो रिफ्यूज कि आई डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। ऐसी स्थिति में सिस्टम जो है थानेदार के रिमार्क, एसपी के रिमार्क, इन सबको जो है ना बंडल करके ले जाएगा फिर से फरियादी के पास कि देखिए साहब, आपने जो मुझे बताया उससे ये अपराध बनता है, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। थाना प्रभारी महोदय ये कह रहे हैं, एसपी महोदय ये कह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो बात भी मुझे बताई थी वो सही है, उसमें कोई गलती तो नहीं है? यदि कोई गलती नहीं है, तो डू यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? यदि वो हाँ कहता है, तो इमीडिएटली एक एफिडेविट उसके सामने आ जाएगा कि इस एफिडेविट पे आप साइन करिए, और यदि कोई कोर्ट फीस है तो वो कोर्ट फीस पेमेंट की लिंक भी वहीं पे आ जाएगी, और वो कोर्ट फीस पे कर पाएगा। System along with the affidavit, it will take to the magistrate under section 156(3) read with 190 CRPC। तो मजिस्ट्रेट हमें इस बारे में मदद करेगा कि वो उसका संज्ञान लेने के लिए नेसेसरी निर्देश जारी करे। यदि किसी कारण करता है तो उसमें एक और प्रोविजन है हाई कोर्ट ले जाने का। अभी हमने मन नहीं बनाया है कि हम हाई कोर्ट ले जाना चाहेंगे कि नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन कानून उस बात को परमिट करता है। यदि कल मन बना तो हम उसको वो अधिकार भी देंगे। इसका मतलब ये है कि फरियादी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की पूरी लड़ाई जो है वो सिस्टम करेगा, और चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, हर कोई जो है अपने विवेक का सही ढंग से उपयोग करे, उसको वो अपना डिस्क्रिशन ना माने, और उसमें कोई अविवेकपूर्ण कार्रवाई नहीं करे। ये सिस्टम जो है ना इंश्योर करेगा, ऐसा पावरफुल सिस्टम होगा। और जिसके पास जो है एफआईआर जो कि पब्लिक लेके आएगी, वो एविडेंस को भी कैप्चर कर पाएगी, जो कि एविडेंस के सेक्शन 8 और 9 के तहत जो ग्राह्य होंगे। अभी इन दोनों धाराओं के कोई भी एविडेंस जो है ना पुलिस कैप्चर नहीं करती है। तो हमारी एफआईआर भी मजबूत होगी, और जो विवेचना का ढांचा बनेगा वो भी मजबूत होगा। फिर हम दूसरी सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो हम पता रसी की सर्टेनिटी कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप जो है बनाया जा रहा है। आगे चल के हम उसमें ड्रोन फोटोग्राफी और रोबोटिक्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट भी लेके आएंगे, जिससे जो हमारा हवलदार राम सिंह जो ग्राउंड पर है, वो अपने आप को कमजोर महसूस ना करे, वो अपने आप को बलशाली महसूस करे, और पूरी कनायत की जो शक्ति है वो उसके पीछे खड़ी होगी उसको स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो तमाम संभावनाओं पर विचार करके विवेचक को इस बारे में भी मदद करेगी कि कहां पे एविडेंस होंगे, और वहां से एविडेंस रिक्विजिशन किए जाएं। चाहे वो एविडेंस जो है वो सीसीटीवी में हो, चाहे वो एविडेंस किसी आईओटी डिवाइस में हो, या वो एविडेंस किसी
पब्लिक के मेंबर के पास हो या वो किसी संस्था के पास हो। तो यदि किसी संस्था के पास है तो 190 के तहत किसी संस्था के पास है तो 91 सीआरपीसी के तहत वो डिजिटल रिक्विजिशन बना के थाना प्रभारी या विवेचक को देगा और उसके सिग्नेचर के बाद जो है वो फॉर्मल 91 के तहत मैंडेटेड जो है वो रिक्विजिशन बन जाएगा और उसको लेके सिस्टम जो है वो संबंधित विभाग के पास जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी सिस्टम की होगी। कोशिश की जाएगी कि रियल टाइम बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन आए और उस इंफॉर्मेशन को हम ठीक ढंग से एनालाइज करें और यदि उसमें एविडेंस है तो वो एविडेंस को हम 3 सर्टिफिकेट ऑफ सर्टेनिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, इन तीनों सर्टिफिकेट के साथ हम उसको कोर्ट के लिए टैग कर देंगे अलोंग विद द डिटेल के हु विल प्रूव इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ जो है इस पूरी उसमें और इतने सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे जो कि न केवल डिटेक्शन बल्कि कन्विक्शन विल आल्सो बी ए सर्टेनिटी। यहां पर जहां हम एक और विवेचक की बहुत ज्यादा मदद करेंगे वो क्लिस से क्लिस केस को जो है ना विवेचना कर पाएगा, क्लिस से क्लिस केस को जो है ना वो सुलझा पाएगा और क्लिस से क्लिस केस को वो कोर्ट में सजा दिला पाएगा और वहीं पे हम अदालत की भी मदद करेंगे कि अदालत के केसेस जो है ना फास्ट ट्रैक पे जो है हम उसको डिस्पोजल करें। हम उनकी सबमेंस वारंट की तामीली भी ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस से पे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से कराएंगे और कम्युनिटी को भी उसकी कोई रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे। तो ये जो बीच का जो अभी कॉकस बना हुआ है कि लोग बाग जो है ना समन्स वारंट को अदम तामील दिखाने के लिए और वो बाहर है और उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन करके जो रफा दफा करते हैं और जो डिले होता है उस डिले की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बिकॉज चाहे वो समन्स हो, चाहे वारंट हो या कोर्ट की दूसरी प्रोसेस हो, वो रियल टाइम बेसिस पे जो है ना उनकी तामीली संभव होगी विद द ड्यू प्रूफ एंड देन दैट विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटेड टू कोर्ट। तो इससे पुलिस का जो है भार भी कम होगा और पूरी कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत सी जो है ना मदद मिलेगी। आगे चल के हम कोर्ट को बहुत सारी चीजों में मदद करेंगे, उसके डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे। हमारा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोर्ट के ट्रायल करा पाएंगे जो संभव आज तक जो है ना सोचा नहीं गया है। दैट विल बी डूएबल। तो अब तक हमने 3 सर्टेनिटी की बात कर ली है, सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम and certainty of conviction using digital infallible offensive evidences जिनको हम 3 चीजों से आर्म भी कर रहे हैं जिससे कि डिफेंस लॉयर उसको किसी भी तरीके से अपने वाक्य चातुर्य और बुद्धि चातुर्य से डिस्प्यूटेड डिक्लेयर नहीं कर पाएगा और उनकी वेरासिटी जो हम कोर्ट के सामने सिद्ध कर पाएंगे और इसके कारण हमारे अधिकांश प्रकरणों में कन्विक्शन होना संभव हो सकेगा। अब ये प्रश्न पूछा जाने की जरूरत है कि क्या इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा और क्या हम अपराध अपने भारत को अपराध मुक्त बना लेंगे? तो मेरा खुद का जवाब ये है कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए फिर हम चौथी सर्टेनिटी पे जा रहे हैं और जो हम चौथी सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं वो एक ग्रेट सर्टेनिटी है। ये अपने आप में एक महान सर्टेनिटी है। अभी आप जो फिल्मों में क्या देखते हैं, आप फिल्मों में देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता तब पुलिस पहुंच जाती है। आने वाली पुलिस इससे भिन्न होगी। हम अपनी पुलिस को अपराध घटित होने के पहले वहां पहुंचा पाएंगे और हमारी पुलिस अपराध होने के पहले उन्हें पकड़ पाएगी। तो मेरे मित्रों ने पूछा कि भाई साहब आपके पास इतनी पुलिस है क्या? तो मैंने उनको बताया कि आप लोगों ने कानून ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। आपका ध्यान हम सीआरपीसी की धारा 39 पे ले जाते हैं, सेक्शन 39 पे ले जाते हैं, जिसमें हर आम व्यक्ति के ऊपर ढेर सारी जिम्मेवारियां डाली गई हैं जो कि पुलिस अधिकारी की हैं। जैसे यदि उसके सामने कुछ ऑफेंस होता है तो उसको रिपोर्ट करने की जानकारी, रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेवारी है। यदि कोई प्लानिंग कर रहा है तो इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी भी उसकी है। यदि उसके सामने अपराध घटित हो रहा है उसके आंख के सामने तो उसे गिरफ्तारी की जिम्मेवारी उसकी है। यदि पुलिस वाला जाता है और उससे मदद मांगता है तो उसको मदद करने की जिम्मेवारी भी उसकी अपनी है। यदि
कोर्ट या पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव समन्स वारंट की तामील के लिए जाता है तो इवन उसकी भी मदद करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। इसका मतलब है कि जनता का हर आदमी सही मायने में एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य निर्वहन करना की जिम्मेवारी कानून ने उसे धारा 39 और धारा 40 के तहत जो है ना सौंपी है और वो उससे विमुख नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अन्य अपराध घटित होता है तो उसको प्रूव करने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। लेकिन ये जो सेक्शन 39 के तहत जो अब बात कर रहे हैं अपन, इसमें प्रूव करने की जिम्मेवारी उस आम जनता के ऊपर सौंपी गई है। ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। अब बताइए कि जहां जनता की इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, यदि हम उसे रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे दें तो हमारे पास 130 करोड़ जो है पुलिस वाले होंगे। हम जो है ना यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तनख्वाह पा रहे हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो सिविल ड्रेस में होंगे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन संभवतः उनको वही सब जो है कार्रवाइयां करना है जो कि एक पुलिस वाले के लिए है। तो इसका मतलब है कि हमें देश में 130 करोड़ पुलिस वाले अवेलेबल हैं। संभवतः हम लोगों ने इन धाराओं को जनता तक ले जाने के लिए जो हमें करना चाहिए था वो अब तक नहीं किया गया है। अब समय आ गया है कि हम जनता को बताएं कि हम 130 करोड़ पुलिस वाले हैं और यदि हम 130 करोड़ पुलिस वाले हैं तो वहां अपराधी को छिपने के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती है। तो हमने कम्युनिटी को 3 भागों में बांटा है। एक वॉलंटियर, कम्युनिटी ऑब्जर्वर एंड कम्युनिटी स्टेक होल्डर। कम्युनिटी वॉलंटियर हमने उसको कहा है जो कि फिजिकली रूप से हमसे जुड़ा होगा, जिसको हम ट्रेनिंग देंगे, जिसको हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर करेंगे और एक पुलिस ऑफिसर का जो प्रोटेक्शन है वो भी हम उसको देंगे। और दूसरा है जो कि ऑब्जर्वर है। इट मीन्स उसके अपने कमिटमेंट इतने हैं कि वो फिजिकली इन्वॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। वो अपने व्यवसाय से या जो भी उसकी जिम्मेवारी है उससे वो दूर नहीं जा सकता है, तो लिहाजा वो फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जो वो आंखों से देख सकता है, दिमाग से सोच सकता है, कानों से सुन सकता है, जो उसकी पांचों इंद्रियां हैं, उससे जो इंफॉर्मेशन जो है उसके पास होगी वो उसे पास ऑन करेगा। और यदि आप उसे टास्क देंगे तो बिना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के जो टास्क है वो भी वो पूरा करेगा। अब एक व्यक्ति जो है वो उस कैटेगरी का भी हो सकता है कि जो कि ना तो वॉलंटियर है ना ऑब्जर्वर है, और ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कम्युनिटी स्टेक होल्डर। मतलब कम से कम वो अपनी सुरक्षा के लिए तो जिम्मेवार है। अपने सामने यदि उसके साथ खुद के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उसकी वो रिपोर्ट करना चाहेगा। यदि उसके आसपास जो कोई पॉजिटिव चीज हो रही है तो उसकी रिपोर्ट करना चाहेगा, जिससे कि उसको सामने वाले को अच्छा काम करने के लिए इनाम मिले। कोई खराब चीज हो रही है तो उसको नेगेटिव इन्फोर्समेंट मिले। तो इस तरीके का जो बड़ी चीज है वो करना चाहेगा। वो चाहे कोई टास्क ना ले, लेकिन कम से कम अपनी सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो उसका एक कम्युनिटी वॉलंटियर का रूप है उसे वो जरूर करना चाहेगा। तो अब हमारे पास 133 करोड़ लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको प्रोएक्टिवली एंड डायनामिकली डिप्लॉय करके उन सभी अपराधों को रोक पाएंगे घटित होने के पहले, जिनमें प्रिपरेशन एक अपराध होगा। हम उसको, जैसे डकैती की तैयारी एक अपराध है, तो जहां प्रिपरेशन ऑफेंस है हम वहां पर उसको बाकायदा एक प्रॉपर ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। और जहां पर वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है तो हम वहां पर उसके विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत कार्रवाई कर पाएंगे। अपना फिर से सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से ये देश अपराध मुक्त हो जाएगा? तो अभी भी मेरा मानना है कि शायद नहीं। और मेरे मानने के पीछे कारण ये है कि यदि जो है हमारा पेट खाली है, यदि अपराधी का पेट खाली है और उसकी बाहर की स्थिति इतनी खराब है कि उसे लगता है कि जेल जाके उसे भोजन मिलेगा, छत मिलेगी, पीटी होगा, टीवी मिलेगा और जो काम करेगा तो उसका वेतन भी मिलेगा, तो उसे ये बात लगेगी कि क्यों ना हम जो है ना जेल ही पहुंच जाएं। सो वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा। और जब कोई व्यक्ति जेल जाने के लिए अपराध कहेगा तो उसे नहीं रोका जा सकता है। तो इसलिए हमें फिफ्थ चरण में एक पांचवी सर्टेनिटी की बात करना पड़ी, जिसको हम कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। हम इन्हीं कम्युनिटी वॉलंटियर्स को
यूज करके हम उन सभी लोगों का जो है स्किल सेट आइडेंटिफाइंग करेंगे, स्किल क्रिमिनल्स का, और उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। बट आपको लगता है क्या क्या मेरे चाहने से जो है ना वो रिहैबिलिटेट होना चाहेंगे? पुलिस ने बहुत चाहा सिगलीकर को रिहैबिलिटेट करने का, पारदियों को रिहैबिलिटेट करने का, कंजरों को रिहैबिलिटेट करने का, सासियों को रिहैबिलिटेट करने का। उनमें से तो कोई भी रिहैबिलिटेट नहीं हुआ। उनको जो है शासन की स्कीम के तहत जमीनें भी दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है, लेकिन उनमें से कोई रिहैबिलिटेट नहीं हुआ और वो अभी भी अपराध में संलिप्त हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो रिहैबिलिटेट नहीं होना चाहते हैं और अभी भी क्राइम करना चाहते हैं? ये बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि अभी क्राइम जो है इज ए बेस्ट मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जहां पे पहले अपराध का संज्ञान ही नहीं लिया जाएगा, फिर विवेचना ठीक ढंग से नहीं की जाएगी, सुपरविजन है नहीं, पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, चालान की संभावना और भी कम है, सजा मिलने की संभावना और भी कम है। ऐसी स्थिति में यदि वो अपराध करता है और एक रात में वो किसी का बैग गायब करता है जिसमें कि लाखों का सामान है क्योंकि वो अपने बच्चों की शादी करने जा रहा है, तो ऐसा कौन-सा व्यवसाय हम जो है ना उस अपराधी को देंगे जिसमें वो कि लाखों की कमाई एक रात में कर ले या एक दिन में कर ले? तो इसमें हम एक कहानी ज़रूर हमेशा सुनाते हैं कि मैं जब बचपन में था, मैं ख़ास 7 छठवीं या 7वीं में पढ़ता हूँ वहाँ में, और एक हट्टा-कट्टा साधु जो है वो भीख माँगते हुए मेरे घर के सामने निकला और मैंने उससे कहा, "भाई तुम तो अच्छे खासे हो, तुम क्यों जो है ना भीख माँग रहे हो?" तो मैंने कहा कि तुम या तो मेरे घर पे काम कर लो या आपको लगता है तो मेरे खेत पे काम करो और हम आपको जो है मज़दूरी देंगे, आप आराम से यहीं पे रहिए। तो ही सेड आप कितनी मज़दूरी देंगे? तो मेरे ख्याल से उसमें ₹10 कुछ मज़दूरी हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि ₹10 आपको मज़दूरी मिलेगी। तो उसने कहा मैं तो दिन भर में ₹100 से भी ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो मैं आपकी मज़दूरी को क्यों करूँ? यही सवाल एक क्रिमिनल हमसे पूछा कि जब वो इतना सारा पैसा अपराध से पा रहा है और अपराध सुरक्षित सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जहां अपराध का पंजीयन भी नहीं होता है, हमारे विद्वान विवेचक जो है ना उसके अच्छी ढंग से विवेचना नहीं करते हैं, हमारे विद्वान जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर का जो है ना सुपरविजन से कोई लेना देना थोड़ा सा कम रहता है, तो वो अच्छा सुपरविजन भी नहीं होता है, और फिर जो है हम जो है पॉकेट विटनेस का यूज करते हैं जो कि हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो हमारे अधिकांश केस जो है वो कोर्ट में विफल हो जाते हैं। तो चांसेस है कि वो पहले तो पकड़े जा रिपोर्ट लिखने की संभावना नहीं है, फिर पकड़ाने की संभावना नहीं है और फिर कन्विक्शन की और भी कम संभावना है। तो अपराध करना एक बड़ा सुरक्षित सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। जब तक हम उसे असुरक्षित सेक्टर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अपराधी रिहैबिलिटेट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसे उसमें बहुत फायदा है। आप गुंडा देखिए, वो रातों-रात कितना बड़ा जो है ना बन जाता है, वो अपने आप को रूल के अबव बन जाता है और कई बार जो है जब उसकी नेताओं से साठ-गांठ हो जाती है, तो फिर कहना ही क्या है। इसका मतलब है कि हम यदि सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, तो हमें सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन के लिए पहले की जो 4 सर्टेनिटी हैं वो करना होंगी, तभी अपराधी जो है वो रिहैबिलिटेट होना चाहेगा। और अब सवाल उठता है कि हम ये पांचों सर्टेनिटी के बाद जो है इंक्लूडिंग मान लेते हैं कि सब अपराधी भी सभी रिहैबिलिटेट हो गए हैं, तो क्या भारत अपराध मुक्त हो जाएगा? तो अभी भी मैं कहूंगा नहीं, थोड़ा सा अभी अभी वक्त लगेगा, क्योंकि इससे हम उन अपराधों को जो है रोक पाएंगे जो कि किसी आय के लिए किए जा रहे हैं, जो किसी मकसद के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो अपराध रिएक्शनरी है, जो भावावेश में किया गया है, हम उस अपराध को नहीं रोक पाएंगे। तो उस अपराध के रोकने, और जैसे मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग भी उसी तरीके का है कि लोगों को इस बात में भरोसा नहीं है कि हम थाने जाएंगे तो हमारी एफआईआर होगी, अपराधी को पकड़ के भी ले जाएंगे तो वो गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा, उसका चालान होगा कि नहीं होगा। तो उसे लगता है कि हमें अपने लेवल पे ही इसे सेटल कर लेना चाहिए, और वो कानून को अपने हाथ में लेता है और उसे मालूम ही नहीं होता है कि वो इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है जिसके लिए उसे कई वर्षों जो है ना जेल में बिताने की स्थिति निर्मित हो सकती है। बट थैंक्स टू अवर पुलिस कि उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। दूसरा मॉब लिंचिंग में जो होता है कि इट इज ए साइकोलॉजिकल रीजन, कि जो आपका अंदर से जो है ना फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एनोनिमिटी का कवर
आपको वो हिंसक गतिविधि करने का मौका दे देता है, जिसमें आप अपने आप को आर्टिफिशियली जो है स्ट्रॉन्ग और आपकी जो पौरुषता है उसमें दिखाने का मौका मिल जाता है। ये बड़ी नेगेटिव टेंडेंसी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को मिला के हम मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध जो है ना हो जाते हैं। तो क्या हम एक रिएक्शनरी क्राइम और ये मॉब लिंचिंग ऐसे ही अन्य अपराधों को रोक पाएँगे या रोड रेज को रोक पाएँगे? संभवतः नहीं, संभवतः नहीं। तो फिर क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि जैसे-जैसे लोगों को सिस्टम में आस्था बनेगी, देन उन दे विल कूल डाउन। अभी जो चलते-फिरते ज्वालामुखी बन गए हैं, दे विल गेट डिफ्यूज्ड, दे विल गेट डिफ्लेटेड और वो जो है इस बात में ज़्यादा भलाई महसूस करेंगे कि बटन दबा के अपनी एफआईआर लिखा दें और उन्हें मालूम है कि इसमें जो है ना इसको सज़ा भी मिलेगी और ये जेल भी जाएगा, तो फिर वो जो है अपने स्तर पे सेटल करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आप इस बात से संतुष्ट होंगे, इस बात से आप सहमत होंगे कि अपराध मुक्त भारत संभव है। लेकिन ये कैसे होगा? तो लोग बाग मुझसे कहते हैं कि साहब ये कैसे कर लेंगे? भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट गवर्नमेंट को तो करना नहीं है। अभी तक नहीं किया है। इतने सारे कमीशंस आ गए, इतने सारे वो आ गए, सब धूल खा रहे हैं। आपकी सोच भी धूल खाएगी। तो मुझे लगा कि धूल ना खाने के लिए मुझे कुछ और दिमागी जुगाड़ लगाना पड़ेगी, तो मैंने इसमें थोड़ी दिमागी जुगाड़ और लगाई। और जब मैंने कानून की किताब हम टटोल रहे थे, तो हमें उसमें एक लकीली एक एंट्री 65C मिल गई, जिसमें मेरे मन की बात एज़ इट इज़ लिखी हुई है। वो कहती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजेंसीज़ और ऐसे फॉर्मेशंस और ऐसी चीज़ें बनाए, जो कि पुलिस को साइंटिफिक और टेक्निकल जो है ना मदद दे इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो अभी तक हमने जो भी बात कही है, ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम ही है। लिहाजा इसको करने के लिए फिर हमें एक कानून बनाना होगा। तो मैंने कहा कि ये कानून भी मैं ही बना देता हूं। तो वो अभी काफी एडवांस स्टेज में है, जो कि हम बहुत जल्दी जो है ना बीपीआरएनडी को भेजेंगे और उस कानून का हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ऐसी ही स्टेट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी और पुलिस की मदद की जाएगी कि वो एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन करे। फालतू के जो काम हैं वो पुलिस से हम कम्युनिटी को ट्रांसफर कर देंगे, तो जिससे पुलिस के कार्य का बोझ भी खत्म होगा। हम जनता को हायर डिग्री ऑफ प्राइवेसी देंगे, क्योंकि हम रॉ डाटा पुलिस को नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस को उस डाटा को समझने की, इंटरप्रेट करने की बहुत कम लोगों में क्षमता है। तो और वो फिर प्राइवेसी का सवाल भी है। तो ये बैकएंड में जो है ना नेशनल अथॉरिटी के पास ये डाटा रहेगा। वो उसमें देखेंगे कि जहां पे एविडेंस है, तो वो इन 3 सर्टिफिकेट के साथ उसको टैग करके कोर्ट के लिए भेज देगा और जहां पे आगे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो लेमैन की भाषा में उसको पैकेज करके इन्वेस्टिगेशन लीड के तहत जो है पुलिस को भेज देगा और साथ में ही उसका एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी लगा रहेगा। ये कंप्लायंस मॉड्यूल जो है ना उसके परफॉर्मेंस का आकलन करेगा और आगे चल के ये परफॉर्मेंस आकलन ही उसकी एसीआर बनेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वो इनका कंप्लायंस भी नहीं करेगा। ये भी करना शायद एक बाध्यता होगी। तो ये नियम कानून लगभग रेडी है। अभी हम अपने लेवल पर जो है ना उसको वेट कर रहे हैं। देन हम इसको सभी लीगल इंस्टीट्यूट को भेजेंगे, एनएलआईयू को भेजेंगे, नालसार को भेजेंगे, सभी को भेजेंगे और उनका व्यूज लेंगे और इसके बाद हम इसे अपनी एक किताब का हिस्सा बनाएंगे। हमने एक किताब लिखी है, अपराध मुक्त भारत कैसे बनेगा। एक किताब लगभग रेडी है। हम इस कानून के साथ ही उसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये बन जाएगा, तो हम उसको बीपीआरएनडी के माध्यम से पब्लिश कराएंगे। अब सवाल उठता है कि ये हक आपको कैसे मिलेगा? तो ये हक आपको आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, बहुत सारे जो है लोगों के अपने निहित स्वार्थ होंगे और उस स्वार्थ के कारण आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी उनके लिए जिम्मेवार नहीं है। लिहाजा आप चाहें या ना चाहें, यदि आप अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, यदि आप आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, यदि आप समर्थ भारत चाहते हैं, तो समय आ गया है, समय आ गया है कि हम इसे एक जन आंदोलन बनाएं। भाइयों, आइए हम इसे एक जन आंदोलन बनाएं और एक समर्थ भारत को पैदा करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।